वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन साहनी है। मैं JRF कॉमर्स में एंड नेट इन मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो से एक नई लेक्चर वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। साथ ही साथ इस जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसका PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले पार्ट 1 को मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप उसको देखिए, उसी के बाद को नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे उनको देखिएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अब DI का क्वेश्चन आ गया है। DI के क्वेश्चन में सिंपली आपके सामने एक आपको टेबल दिख रहा है। इस टेबल में एक कंपनी है जिसने 5 सालों में, दैट इज 2008, 9, 10, 11, 12, इन्होंने हर साल कुछ आइटम्स पे खर्चा किया है। ठीक, इन्हीं आइटम्स के एक्सपेंडिचर को यहाँ पे बॉक्सेस में लिखा है। देखिए 2008 में उसे 150 सैलरी में, ट्रांसपोर्ट में 90, 2 बोनस में, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 20 एंड टैक्सेस पे 80, ऐसी डिफरेंट ईयर्स में दिया गया है। हमें यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैज टू पे ड्यूरिंग द पीरियड। सिंपली एवरेज आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन लोन्स का। ठीक है, एवरेज आप कैसे निकालते हैं? एवरेज इज इक्वल्स टू जितना भी सम आता है आपके डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हम फोकस इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे। इसका जब आप सम करेंगे तो आएगा 168.5। ओके, 168.5 168.5 सम आ गया। इसके बाद हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने साल हमारे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो इसका आंसर है 333.7 lakhs। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द आइटम्स इन 2008 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन 2012। यहाँ पे सबसे पहले आपको 2008 और 2012 की बात हो रही है, इधर टिक कर लीजिए। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि 2008 में जितना टोटल खर्चा हुआ था वो कितना परसेंट था ऑफ 2012 में जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक, इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी आपके 2008 में जितना टोटल एक्सपेंडिचर था। ठीक है, आप इन सब आइटम्स को जब प्लस करेंगे तो आपका आएगी वैल्यू 342। ओके, 2012 के जब आप डिफरेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर को यहां से प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 520.75। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि 2008 में जितना खर्चा हुआ था वो कितना परसेंटेज था आपके 2012 के। तो हमें सिंपली 342 डिवाइडेड बाय 520.75 इंटू 100 करना है। ठीक, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 65.67%। ठीक, एंड 65.67% को आपको, क्योंकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखा है तो इसका मतलब है राउंड ऑफ किया जाएगा। 0.6 वैल्यू मतलब पॉइंट के बाद 5 से ऊपर वैल्यू है तो मतलब कि आपका 66% हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अब आपको निकालना है रेशियो। किस का रेशियो? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द ईयर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द ईयर्स। देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे आपको दो चीजों के बीच में रेशियो निकालना है। पहला, जितना भी खर्चा हुआ है टैक्सेस के ऊपर सारे सालों में, डिवाइडेड बाय जितना भी खर्चा आपका हुआ है ट्रांसपोर्ट के ऊपर सारे सालों के अंदर। ठीक है, मतलब इसको टैक्सेस डिवाइडेड बाय आपका होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट। ठीक, और ऑल ईयर्स का, इसका मतलब है अब हम लोग को फिर से एक और बार वर्टिकली इसको हमें करना पड़ेगा इनका आइटम्स का एडिशन। जब आप सबसे पहले देखिए आप टैक्सेस का एडिशन निकालेंगे और टैक्सेस का ऊपर लिखा गया है तो इसका मतलब टैक्सेस आपका न्यूमरेटर में जाएगा और ट्रांसपोर्ट आपका डिनोमिनेटर में होगा। ठीक, आपका टैक्सेस की जो वैल्यू आएगी एडिशन पे दैट विल बी 465
डिवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट की जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 540। अब हम इसको सिंपली 5 से काट सकते हैं, 5108 होगा यहाँ पे आपका, एंड यहाँ पे 93। ठीक है, अब आपका आया 93 एंड 108। हम लोग को बचपन में सिंपल एक रूल सिखाया गया था, अगर आपको पता करना है कि कोई भी टेबल 3 में है या नहीं है, तो आप जब एडिशन करेंगे 9 + 3 करेंगे 12 जो होता है वो 12 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 12 जो है 3 से डिवाइड होता है, आपको पता चल सकता है। और 108 भी 1 + 0 + 8 जब आप करेंगे तो इसका एडिशन आएगा 9, और 9 भी 3 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही 3 से डिवाइड होंगी। तो हम 3 से इसको करेंगे 31 एंड डिवाइडेड बाय 3, 3 × 9 1, 31:36। आपका जो आंसर है दैट विल बी 31:36। देखिए, जो सिंपल आपके रूल्स होते हैं, ठीक, टेबल्स के, जैसे 2 का रूल होता है, जैसे आपका 2 में जो आपकी आखिरी डिजिट है वो अगर इवन नंबर है तो वो जो आपका टोटल नंबर दिया गया है वो 2 से डिवाइड होगा। 3 में आप उसको सम करके देखते हैं और देखते क्या उसका जो सम है, जैसे 540 था, अगर आप इसको 540 को सारी डिजिट्स को प्लस करें तो 9 आएगा, 9 भी 3 से डिवाइड होता है। ठीक, आपको ये करके देखना होता है। 3 में 4 का अपने रूल होते हैं, 5 में 0 या 5 होता है। ठीक, तो अगर आप ये थोड़े से रूल्स याद करके जाएंगे तो उस समय आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पे 93 और 108 को किससे डिवाइड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से हमें रेशियो निकालना है ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2008 एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी 2009। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा हो तो उसमें सिंपल आपसे पूछा था कि परसेंटेज निकालना था, जहाँ पे आप टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे 2008 का और आपको डिवाइड करना था 2012 से और उसका परसेंट निकालना था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। ठीक, 2008 का और 2009 का यहाँ निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 2008 की वैल्यू आप निकाल चुके थे। ठीक, आप जब भी कोई भी क्वेश्चन में वैल्यू निकाले थोड़ा उसको साफ करें रफ पेपर के ऊपर, बिकॉज जैसे 2008 का सम आप पहले भी कर चुके थे, अगर आपने उसको अच्छे से नहीं लिखा होता आपको फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप निकाले आप उसको रीयूज कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी। 342 हम पहले निकाल चुके थे, 2009 को हम एडिशन करेंगे तो इससे वैल्यू आएगी 408। ठीक, फिर से आपको सबसे पहले 2008 के ऊपर रखना है एंड 2009 को नीचे, 342 डिवाइडेड बाय 408। फिर से यहाँ पे हम पहले देखें 2 से जा सकता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर 3 से जाएगा तो हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप 3 से 3 + 4 7 होता है, 7 + 2 9, मतलब 9 जो है 3 से जाता है। 4 + 0 + 8 मतलब 12 भी 3 से जाता है। तो ये 3 के टेबल से दोनों वैल्यूज जाएंगी और यहाँ पे 114, 3 1 जा, ठीक, 3 3 जा 9 एंड 6 136। ठीक, अब हम 114 136 में आ गए। अब फिर से हम एक बार चेक करते हैं क्या या फिर से 3 से जाएगा। देखिए 1 + 1 + 4 6 फिर से 3 से जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका टोटल समेशन आ रहा है 10, ये 3 से नहीं जाएगा। इसके लिए तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा 2 है, 2 से तो जाएगा, क्योंकि अगर आप 4 को देखें और 6 को देखें जो आपकी लास्ट डिजिट है इस पूरे नंबर की वो तो इवन नंबर है, मतलब ये 2 से जाएगा। 2 5 जा 10 57 एंड दिस 2 6 जा 12 एंड 68। ठीक, तो यहां से आपको आंसर देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 57:68 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ व्हाट % ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, देखिए अब यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ बोनस की बात करी जा रही है। ठीक, बोनस पूछा जा रहा है कि जितना टोटल बोनस कंपनी ने पे किया है वो कितना % है जितनी टोटल सैलरी कंपनी ने पे करी है। तो हमें बोनस अपॉन सैलरी इंटू 100 करना है और यहाँ पे बोनस और सैलरी की टोटल वैल्यूज आएगी। ठीक, सबसे पहले जब आप बोनस को प्लस करेंगे तो यहाँ पे इसकी आएगी 13.5। वैसे ही सिमिलरली जब आप सैलरी को प्लस करेंगे तो यह आएगा 1020। ठीक, हम यहाँ पे 13.5 लिखेंगे, 1020 इंटू 100 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 1.3% आएगी, जिससे हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसी प्रकार के जो आपके डीआई के क्वेश्चंस होते हैं वो यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं, मोस्टली एवरेजेस पे और परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं। और इस समय जो क्वेश्चन पेपर में आपके आ रहे हैं वो भी इसी पैटर्न पे आ रहे हैं। तो जितना आप एवरेज और परसेंटेज को इंडिविजुअली एज अ चैप्टर प्रैक्टिस करें, साथ साथ डीआई करेंगे, उतना आपको हेल्प आएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में ये कहा गया है, स्टेटमेंट 1 दी है जिसमें लिखा है अर्थक्वेक ए इज 5 ऑन रिचर स्केल एंड अर्थक्वेक बी इज 8 ऑन the same scale. Earthquake B has 100 times the wave amplitude compared to A.
स्टेटमेंट टू एनर्जी रिलीज इन बी इज 3 times दैट ऑफ ए। ठीक है, देखिए सिंपल, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक अर्थक्वेक आया ए नाम का, जो रिचर स्केल में 5 वैल्यू थी, जिसकी 5 यूनिट्स थी। ठीक है, और एक और अर्थक्वेक आया बी नाम का, जिसकी रिचर स्केल में आई कितनी वैल्यू, 8 वैल्यू। ठीक है, अब यहां पूछ रहे हैं जो अर्थक्वेक बी है हैज 100,000 टाइम्स द वेव एम्पलीट्यूड कंपेयर टू ए। यहां पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब भी एक होता है आपका एम्पलीट्यूड, या आप उसको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। देखिए पहले इसको समझिए, जब भी एक अर्थक्वेक दूसरे अर्थक्वेक में 1 यूनिट का फर्क आता है। ठीक है, मान लेते हैं एक अर्थक्वेक है M3 और एक अर्थक्वेक है M4। ठीक, यहाँ पे M3 की जो रिचर स्केल पे वैल्यू थी वो 3 थी और M4 की रिचर स्केल पे वैल्यू थी 4। मतलब कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो जब भी 1 यूनिट का डिफरेंस होता है वो 10 फोल्ड्स के बराबर होता है, 10 टाइम्स के या 10 फोल्ड्स के। ठीक, यही अगर आपका, जैसे यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन है, ए वाले अर्थक्वेक में 5 यूनिट है, बी वाले में 8 यूनिट्स है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है कितनी यूनिट्स का, 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। ठीक, तो आपका जो यहाँ पे 10 की पावर आप रख देंगे 3। ठीक, तो हम कह सकते हैं जब एक अर्थक्वेक 5 जो था रिचर स्केल पे और एक अर्थक्वेक बी था 8 था रिचर स्केल में। ठीक, 3 यूनिट्स का फर्क है, और जब भी आपकी 1 यूनिट का फर्क होता है तो आप उसकी 10 टू दी पावर करके देखते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे 5 और 6 होता तो 10 टू दी पावर 1 किया आपने, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 5 और 8 है, तो जिसका मतलब है 3 यूनिट्स का डिफरेंस, तो आप 10 टू दी पावर 3 करेंगे, जो आपके 1000 एम्पलीट्यूड के बराबर है। ठीक, तो आपकी स्टेटमेंट ए सही होती है। मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ए की जो वैल्यू है 6 है और बी की वैल्यू दे दी आपकी 10। ठीक, तो यहाँ पे कितनी यूनिट्स का फर्क है, 4 यूनिट्स का फर्क है। तो जो उसके एम्पलीट्यूड में फर्क आएगा वो 10 की पावर आप 4 करेंगे, मतलब 10,000 जो एम्पलीट्यूड है, जो 10,000 वेव्स एम्पलीट्यूड का फर्क होगा बी अर्थक्वेक में एज कंपेयर टू ए अर्थक्वेक। होपफुली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया हो एम्पलीट्यूड का। देखिए, इसके बाद आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका जो एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, देखिए ये वाला जो आपका 10 की पावर जब आप करेंगे ये तो आपके इस एम्पलीट्यूड के कॉन्सेप्ट में है, लेकिन यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी रिलीज्ड। कहा जाता है जब भी आपका 1 यूनिट का डिफरेंस आए, मतलब अगर एक अर्थक्वेक आपका M3 है और एक अर्थक्वेक M4 है, मतलब ये 3 यूनिट्स का, ये 4 यूनिट्स का, कितना डिफरेंस है यूनिट्स में, 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो 32 टाइम्स होती है। ठीक है, और जब वैसे सिमिलरली अगर 2 यूनिट्स का डिफरेंस हो तो एनर्जी रिलीज 32 का आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या उल्टी चीज लिखी जा रही है कि सिर्फ 3 टाइम्स आया, नहीं, यहाँ पे 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो इससे आप 32 का क्यूब करेंगे और जो भी उसकी वैल्यू अगर यहाँ लिखी जाती तो आप तब कहते जो एनर्जी आपकी बी अर्थक्वेक ने रिलीज करी थी वो 32 की पावर 3 टाइम्स इज मोर देन द एनर्जी रिलीज बाय अर्थक्वेक ए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाती है, स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन ईमेल। मतलब कि जब आप आपके ईमेल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपकी जीमेल आईडीज होते हैं या उनके रिलेटेड फोन नंबर्स होते हैं, अगर आप उनको स्टोर करना चाहें तो जीमेल में एक फैसिलिटी प्रोवाइडेड होती है, नाम से एड्रेस बॉक्स, आप एड्रेस बुक कहते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एड्रेस बॉक्स नहीं होता है, एड्रेस बुक होती है, एक बुक जैसी होती है, मतलब डिजिटल फॉर्म में, जिसमें आप सारे कॉन्टैक्ट्स और ईमेल आईडीज को सेव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट मैथमेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ मैन ट्रेवल्ड फ्रॉम अ विलेज टू अ रेलवे स्टेशन एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये समझ लेते, विलेज है और ये है रेलवे स्टेशन। ठीक, जब विलेज से रेलवे स्टेशन गया तो उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ, और जब वो रेलवे स्टेशन से विलेज वापस आया तो उसकी स्पीड कितनी कम हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक, इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर्स, मतलब यहां से यहां जाने में और यहां से यहां वापस आने में उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लगा 5 आवर्स का। तो हमें बताना है कि हमारा डिस्टेंस कितना है विलेज और रेलवे स्टेशन के बीच में। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में विलेज और रेलवे स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आप अज्यूम कर लीजिए कि x वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं, एक मिनट, देखिए
यहाँ पे आप कह सकते हैं जब वो बंदा जो वो विलेज से अपने रेलवे स्टेशन जा रहा था, तो उसको अगर हम टाइम को कह दे t1, ठीक, उसको कितना t1 लगा होगा, टाइम की जो होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है। और आप मान लेते हैं कि वो t1 है, विलेज से जब वो रेलवे स्टेशन जा रहा है, क्या आपकी डिस्टेंस क्या है, x के बराबर है, और उसकी स्पीड साफ साफ क्वेश्चन में लिखिए कि 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब मान लेते हैं कि हम t2 हमने एक वैल्यू लिखी टाइम की, और हमें फाइंड करना है कि जब वो रेलवे स्टेशन से वापस विलेज बैक जा रहा है, ठीक, तब हमें निकालना है उसका टाइम 2, दैट इज t2, और डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, वही तो रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, नहीं, x ही होगा, डिवाइडेड बाय आपकी स्पीड दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में खुद ही लिख दिया है कि दो मतलब पूरी जर्नी करने में उसको 5 घंटे लगे, मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, 5 आवर्स। तो हम लिख सकते हैं x20 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, अब 20 का एलसीएम लेंगे, देन x प्लस आपका 4x विच इक्वल्स टू 5, देन फाइनली 5x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 5, x विल बी इक्वल टू 20 किलोमीटर, एंड x आपने क्या लिया हुआ है क्वेश्चन में, x की वैल्यू है आपका डिस्टेंस, दैट इज 20 किलोमीटर विल बी योर राइट आंसर। Okay, which of the following is an online storehouse of all the academic awards like certificates, diplomas, etc. ठीक, देखिए नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जिसको आप नैट के नाम से भी जानते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, जिसमें जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हो, डिप्लोमास हो, मार्कशीट्स हो, डिग्रीज हो, आप उनको गवर्नमेंट के पास नैट के अंदर स्टोर कर सकते हैं एक डिजिटल फॉर्म में। इसको लाइब्रेरी के साथ मत कंफ्यूज हुइएगा, इसका नाम है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, दैट इज नैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सबसे कम किसकी कैपेसिटी होती है, किस सोर्स की। ठीक, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ये तीनों की तीनों रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आपका फोर्थ ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे एक आप डायग्राम देख सकते हैं, 30 सितंबर 2018 का है, और यहाँ पे पावर जनरेशन कैपेसिटी लिखी है। देखिए, इस डायग्राम को लेने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था कि अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, वो आप लगाइए असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो हम जब यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो आप देख सकते हैं ये रेड पूरा जो आपका शो कर रहा है, ये है आपकी थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी 64% आपका जनरेट करती है टोटल इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपकी आती है रिन्यूएबल एनर्जी जो 21% है, फिर आपकी हाइड्रो पावर एनर्जी आती है जो 13% है, और न्यूक्लियर एनर्जी बस 2% कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल नंबर 1, फिर सेकंड नंबर पे आपकी रिन्यूएबल, थर्ड नंबर पे हाइड्रो और फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियर। लेकिन क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा, क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछा इनमें से लीस्ट क्या है, ये बताने का यही ऑब्जेक्टिव था। आपसे ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक, यहाँ पे अंदर इसके सोलर भी आएगी, विंड भी आएगी, जियोथर्मल भी आएगी, और न्यूक्लियर तो अकेली दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें प्लस करके रिन्यूएबल है। अगर देखा जाए तो रिन्यूएबल में भी सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करती है और फिर विंड एनर्जी जनरेट करती है। ठीक है, जियोथर्मल सबसे कम है, और हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 जियोथर्मल ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि रिन्यूएबल नंबर 2 पे आ रही है और न्यूक्लियर नंबर 4 पे। नहीं, देखिए रिन्यूएबल कैसे नंबर 2 में आ रही है, जब सिर्फ सोलर, विंड, जियोथर्मल है, बायोमास है, बायोफ्यूल है, सब लोग प्लस हो गए तो आ रहे हैं ना, लेकिन न्यूक्लियर तो अपने अकेले से दी हुई है। ठीक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लार्ज पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया द ग्राउंड वाटर इज कंटामिनेटेड बाय, देखिए जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, असम, त्रिपुरा, ये सब होगी, नागालैंड हो गई, यहाँ पे एक बहुत प्रॉब्लम आती है एक पोल्यूशन की, विच इज आर्सेनिक पोल्यूशन। आर्सेनिक जो है ये नेचुरली अकर करता है ग्राउंड वाटर लेवल में। ठीक, एंड ये जो है ये ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप जानते होंगे ब्रह्मपुत्र रिवर जो वहाँ से निकलती है, वहाँ की जो वैलीज हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आर्सेनिक जो नेचुरली ही अकर करता है। ठीक, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मैनमेड एफर्ट्स या मैनमेड या
एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं है, बट ये नेचुरली अकरिंग है एंड देन ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करता है। तो अगर आपसे नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका इंडिया है, ईस्टर्न साइड का इंडिया हो गया, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा हो गया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्सेनिक ने परेशान किया हुआ है ग्राउंड वाटर में। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछ लिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो आपको बता दूं हर एक बॉडी का क्या फंक्शन है, इसको आंसर करने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि डे टू एडमिनिस्ट्रेशन बतानी है यूनिवर्सिटीज़ की। देखिए, जो आपका सेनेट होता है वो एक्चुअली गवर्निंग बॉडी होती है। ठीक, वो सारी बॉडी से हेड में होती है। ठीक है, गवर्निंग बॉडी है बेसिकली। ये जितनी बाकी 2, 3, 4 है ये इसके अंडर आती हैं। वो सब कुछ ओवरऑल यूनिवर्सिटी का देखती है। जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल या सिंडिकेट होता है, ये आपका आंसर है। ये आपका देखता है कि क्या जो आपका यूनिवर्सिटी में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी। स्टूडेंट काउंसिल स्टूडेंट राइट्स के लिए लड़ती है। एकेडमिक काउंसिल बेसिकली आपका जो एकेडमिक्स होता है, जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस को अप्रूव करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कब एग्जाम होना है ये डिसाइड करना, कब रिजल्ट आना है, कैसे एकेडमिक्स बनना है अपनी यूनिवर्सिटी का, कैसे रिसर्च की एक्टिविटीज़ बननी है, एकेडमिक काउंसिल का वो काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द मेन एम ऑफ द फैकल्टी रिचार्ज स्कीम ऑफ यूजीसी वॉज टू। देखिए, नाम से ही समझ आ रहा है कि स्कीम क्या है, फैकल्टी रिचार्ज स्कीम। हम रिचार्ज कब करते हैं, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज आ जाती है या जब किसी चीज़ कोई कम हो जाती है। तो आप इसको अपने कॉमन सेंस से आंसर नंबर 1 बोल सकते हैं, एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फैकल्टी की शॉर्टेज को एड्रेस करना, ठीक, इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैकल्टी रिचार्ज स्कीम। इजी क्वेश्चन। Next question. Which of the following is a non-conventional learning program in higher education? Non-conventional मतलब non-traditional, जो एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न है, ठीक, या कोई एक न्यू लर्निंग प्रोग्राम है, दैट इज स्वयं। बाकी के ऑप्शंस को पहले देखते हैं। फेस टू फेस टीचिंग लर्निंग, ये तो हमेशा से होता आया है। ट्यूटोरियल क्लासेस भी, जो आप एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेते हैं या आप एक्स्ट्रा गाइड की हेल्प लेते हैं, ये भी होती है, और सेमिनार्स भी होते आए हैं। स्वयं को हम क्या बोलते हैं, हम स्वयं को बोलते हैं इंडियन मूक, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक, एक स्वयं एक इंडियन वेब प्लेटफॉर्म है जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। यहाँ पे आप मल्टीपल कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। नंबर 1 इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया भी उसमें अपने कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। तो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट करता है, इसीलिए यहाँ पे उसको बोला जा रहा है नॉन ट्रेडिशनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अब हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है यूजीसी का। ठीक, which of the following statements represent the main function? सॉरी, मेन फंक्शंस कौन सा है ये बताना है। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, यस, यूनिवर्सिटीज को जो मान्यता देती है, कौन देता है, आपका यूजीसी देता है। अभी ही रिसेंटली यूजीसी ने कुछ फेक यूनिवर्सिटीज अनाउंस करी है, 24 फेक यूनिवर्सिटीज अनाउंस करी है, सबसे ज़्यादा यूपी में, उसके बाद दिल्ली में यूनिवर्सिटीज अनाउंस करी गई हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी को मेंटेन करता है। नो, इट डज नॉट अपॉइंट, आपके वाइस चांसलर्स को नहीं अपॉइंट करता। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब ये ऑब्वियसली डिफरेंट ग्रांट्स इंस्टीट्यूशंस को देता है। नेक्स्ट, मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल, नो, इट डज, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स पे ऐसा नहीं है कि वो कोई रूल एंड रेगुलेशन चला के उनको रिस्पॉन्सिबल करे हायर एजुकेशन या उसकी डेवलपमेंट के लिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे है 1, 2 and 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है। कंप्यूटर हैज अ मेन मेमोरी ऑफ 960 K बाइट्स, दैट इज 960 KB। देखिए, और हमें बताना है कि कितनी बाइट्स है टोटल में उस मेमोरी के अंदर। 1 KB आपका जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 960 KB लिखा है तो इसकी जगह मैं 1024 लिख सकती हूँ, जिससे आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 3। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1024 होता है, 1000 नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, यहाँ पे आपसे डिफरेंट स्कीम्स दी गई है और इसमें से पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो फैसिलिटेट करती है एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड अदर बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड। आइए चलिए देखते हैं कि डिफरेंट स्कीम्स क्या ऑफर करती है, उसके बाद बताएंगे क्वेश्चन का क्या आंसर है। जो ICCSR की एक इम्प्रेस स्कीम है, देखिए ICSSR क्या है आपका, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। ठीक,
इसकी एक इम्प्रेस स्कीम है। इम्प्रेस स्कीम का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस एम्स टू इंकरेज सोशल साइंस रिसर्च इन पॉलिसी रेलेवेंट एरियाज। ठीक, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इम्प्रेस स्कीम बेसिकली आपकी ICCSR की है। ये फोकस करती है सोशल साइंसेस में एक अच्छी इम्पैक्टफुल पॉलिसी दे पाए, पॉलिसी जनरेट करने के लिए या पॉलिसी को इम्पोर्टेंट फॉर्मुलेशन करने के लिए इस किस्म की सोशल साइंस के अंदर रिसर्च करी जाए। दूसरा यहाँ पे स्टाफ डेवलपमेंट स्कीम, सिंपल, जो आपका स्टाफ होता है यूनिवर्सिटी के अंदर उनको डेवलप किया जाए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। तीसरी यहाँ पे एक स्कीम लिखी हुई है स्पार्क। देखिए स्पार्क का क्या फुल फॉर्म है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन से शायद आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए स्पार्क जो होती है वो देखती है, इंप्रूव करती है द रिसर्च इकोसिस्टम of India's higher education institution by facilitating academic research collaboration between Indian institution plus the best institutions from 28 selected nations। मतलब कि स्पार्क एक ऐसी स्कीम है जो चाहती है कि रिसर्च के बहुत सारे कोलैबोरेशन हो किस किस के बीच में, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में और 28 कंट्रीज के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था, आंसर है आपका स्पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। .avi है, MOV भी है, MP4 भी है, JPEG नहीं है। JPEG आपका इमेज होता है और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा इनमें से नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो JPEG ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो आपका ताजमहल है इज मेनली थ्रेटेंड बाय द डेलीटेरियस इफेक्ट्स ऑफ, इनमें से कौन सा केमिकल है जो ताजमहल को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। बाय क्यों सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ताजमहल में एक के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एसिड रेन की। एसिड रेन क्या होता है, देखिए एसिड रेन आपका बनता है आपकी जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, जब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है नाइट्रोजन की बहुत सारी ऑक्साइड्स के साथ, ठीक, प्लस कार्बन के साथ और प्लस रेन के साथ, तो ये आपका बन जाती है एसिड रेन। और इस समय और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी था कि जो ताजमहल है उसमें एसिड रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, ताजमहल के पास मथुरा की कुछ फैक्ट्रीज हैं वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, जिसके वजह से ताजमहल जो वाइट कलर में है वो अब डीके होके येलोइश इन कलर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट सिंपल फेसिंग आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। आई डोंट नो कितनी बार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किससे रिलेटेड है, ये जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं उन सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट हमारे जो 5 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मार्क्स आपको इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पे है। यहाँ पे मैं आपको अब थोड़ी देर के लिए आप पैसेज को पॉज करूंगी, वीडियो को पॉज करूंगी, आप देख सकते हैं, इस पैसेज को रीड करिए और इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चंस में मैंने रेड कलर से इनके आंसर मार्क कर दिए हैं, ठीक, ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं आपको वीडियो से ही पैसेज को पढ़ के आंसर्स को बताऊं, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको पॉज करूंगी एंड आपको मौका दूंगी कि आप खुद इसको सॉल्व करें। लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक हेल्प करूंगी कि कुछ टिप्स देने के लिए कि कैसे आपको कॉम्प्रीहेंशन करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, कॉम्प्रीहेंशन को जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीड कीजिए, ठीक। पहली बार तो आपको डेफिनेटली पहली चीज़ तो आपको रीड करना चाहिए। मैंने बहुत सारे एजुकेटर्स देखे इनफैक्ट यूट्यूब पे भी और वैसे भी कि वो बोलते हैं कि जब कॉम्प्रीहेंशन आता है पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप पढ़िए मत कॉम्प्रीहेंशन जो आया है, आप सीधा जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं क्वेश्चन से जाके आप सीधा पैसेज में जाके आंसर ढूंढिए। देखिए ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पैसेज किस बारे में है, जैसे यहाँ पे जो पैसेज है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड पैसेज है, ठीक, और उससे रिलेटेड अर्थ से रिलेटेड और जो भी उसके ज्योग्राफी के जो बेसिकली जो टर्म्स होते हैं, ठीक, उससे रिलेटेड पैसेज है। आपको आइडिया ही नहीं है कि पैसेज क्या है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विद अदर एलिमेंट्स, आप कैसे जाके ऊपर बार बार देखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक बार और पहली बार प्लीज कोशिश करिए अपना ध्यान एक तरफ रख के कॉन्सेंट्रेशन से पैसेज को रीड करिए। उसके बाद आप आते हैं 2 टाइप के क्वेश्चन पैसेज में आपसे पूछे जाते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे आप एक एग्जांपल देते हैं, ये वाला देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर इन ऑर्डर टू, ठीक,
जो ये क्वेश्चन है, या आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन कि द अलाइनमेंट ऑफ लैंड मास विद अदर एलिमेंट्स कैन बी सीन बाय अ पैसेंजर ऑन अ फ्लाइट ऑन, ये सब है डायरेक्ट क्वेश्चंस। ये सब अगर आप पैसेज, अब आप जाके इन क्वेश्चन को रीड करके आप पैसेज में ढूंढेंगे ना, एक बार रीड करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे। इनको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। मतलब आइए आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद पैसेज में जाके इनका आंसर ढूंढिए, ठीक है। एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, और डायरेक्ट क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 2 आते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा फिलोसफिकल पैसेज होता तो आपसे पूछ लेता थीम क्या है पैसेज की, या जो ऑथर है उसका व्यू क्या है। तो उसके लिए आपको पैसेज की अच्छी समझ होनी भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी ये है कि आप जितनी भी चीज़ें पैसेज में लिखी हुई हैं उन्हीं को सच मानिए। अपनी आपकी जो प्रायर नॉलेज है, मतलब पैसेज को रीड करने के अलावा जो आपके पास नॉलेज है उसको मत यूज़ करिए। जो भी पैसेज में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिए। फॉर एग्जाम्पल पैसेज में लिखा होता कि जो सन है वो वेस्ट में राइज करता है और ईस्ट में सेट करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम सबने बचपन से पढ़ा है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है। लेकिन अगर पैसेज में लिखा है और आपसे पूछ लिया कि इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट, ठीक, आप उस पैसेज के हिसाब से ही करेंगे। अपनी जो आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। इन कुछ टिप्स के साथ इनको फॉलो करिए, और कॉम्प्रीहेंशन जो यहाँ पे दिया है आप वीडियो पॉज करके इन कॉम्प्रीहेंशन को भी सॉल्व करिए, जिससे आपका फुल कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का पेपर 1 आपसे सॉल्व हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। नेक्स्ट ऑल्सो in 2 or 3 days, on 2 days only I will bring you another question paper, हम साथ में डिस्कस एंड सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।